हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.1 की स्टार्टिंग। उससे पहले बहुत छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बताऊंगा। हालांकि जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीजें हैं, हम जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे सीखते रहेंगे, है ना। अगर एक साथ में सारा आपको यहाँ समझा दूं तो शायद ऊपर से निकल जाए। तो धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो चैप्टर हमारा है त्रिभुज। अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या आता है कि देखो कि सिंपल सी बात है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अथवा कुछ दूरस्थ वस्तुओं जैसे कि चांद की दूरी कैसे ज्ञात की गई है। तो यहां पर जो आपका सवाल का जवाब हो तो यहां आता है त्रिकोणमिति। सर त्रिकोणमिति और त्रिभुज में क्या फर्क है, क्या फर्क या फिर क्या समानता है। तो देखो सिंपल और साधारण सी बात है कि जब त्रिभुज जो है आकार में, साइज में या फिर दूरी में ज्यादा दूर हो जाए तो वहां पर त्रिकोणमिति के जो नियम है वो काम में लिए जाते हैं। हालांकि त्रिभुज को त्रिभुज के आमाप और इसके क्षेत्रफल से ज्ञात किया जा सकता है, परंतु यदि अगर मैं बात करूं कि हमें धरती से, है ना, जैसे कि हमारी भैया ये धरती है, ये चांद है, और यहां से हमें इसकी जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, तो सिंपल साधारणतः तो ज्ञात करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे उसको एज ए इमेजिनेशन क्या करेंगे, त्रिभुज को इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज को इमेजिन करेंगे और फिर उसकी ऊंचाई जो है वहां से ज्ञात की जाएगी त्रिकोण मानकर। तो इसीलिए त्रिकोण मानते हैं त्रिकोण, मतलब कि जो तीन कोणों से मिलकर बना है, और वो क्या होता है, वो होता है हमारा त्रिभुज। और अगर मैं यदि इसमें मिति जोड़ दूं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। तो त्रिभुज, त्रिकोणमिति, ये सब भाई बहन वाला जो इनका है, खानदान परिवार वाला वो वाला किस्सा है ना। तो त्रिकोणमिति समझने के लिए आपको सबसे पहले त्रिभुज के जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैंने जो प्रश्नावली है 8.1 त्रिकोण वाली आपकी त्रिभुज त्रिकोणमिति वाली आपको पहले करवा दी है, परंतु जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके लिए ये जो त्रिभुज है ये प्रश्नावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आती है हमारी कुछ प्रमेय और कुछ चीजें, सूत्र है, फॉर्मूले हैं, और कैसे उनको ज्ञात किया जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा प्रश्नावली 6 के अंदर है, फिर 7-8 अपना आगे चलते रहेंगे, है ना। तो आगे करते हैं कि भैया क्या आप सोचते हैं कि इन्हें एक मापने के फीते से सीधा प्रत्यक्ष मापा जा सकता है, और वास्तव में इन सभी ऊंचाई और दूरी को अप्रत्यक्ष मान यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया जाता है, जैसे कि त्रिकोणमिति में जो आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। अब यहां पर एक वर्ड आता है समरूपता। क्या आता है, समरूपता। सम मतलब कि समान, रूपता मतलब कि उनके रूप या फिर सौंदर्य। सर हिंदी कैसे चले गए आप, हिंदी नहीं है ये, मैथ्स का ही काम है, ठीक है। मतलब जो दिखने में सिमिलर हो उन्हें बोलते हैं समरूप आकृतियां, समरूप व्यक्ति, समरूप बिल्डिंग, जो भी है XYZ, है ना, समान दिखने वाले के सिद्धांत पर आधारित है। अब बोला देखिए उदाहरण नंबर 7 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 15 तथा साथ ही पुस्तक के अध्याय 8 और 9, यानी ये त्रिकोणमिति का है, ये अपन करेंगे सबसे बाद में, है ना, त्रिभुज के बाद। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, सिंपल सी बात है। अब मैं आगे चलूं आपको थोड़ा सा लेकर। अब देखो फोटो है, यहां पर देख, ये पहाड़ पे बंदा चढ़ा हुआ है, फीता नीचे फेंक रहा है कि इसको तो नाप लूंगा। अरे ये तो छोटा पहाड़ है, बड़े पे कैसे नापेगा फीते से, कि सर फीता लेके शुरू हो जाओ, यहां मार करो फिर आगे बढ़ो, यहां मार, जन्म जन्म लग जाएंगे इतने, है ना, कि बस यही तो रहा सूरज, है ना, ऐसे ही करते पहुंच जाऊंगा मैं चांद पर। चांद पर जो भी है लो है क्या, कोई नहीं है ना। तो अब देखो, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ क्या ये दोनों आकृतियां, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 समान है कि नहीं है, तो कुछ का जवाब आएगा सर दिखने में तो समान है, परंतु उनके जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है। बिल्कुल ये बोलोगे, ये जो हो जाएगा छोटा भाई, है ना, और ये हो जाएगा मोटा भाई।
परंतु दिखने में कैसे हैं? दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये कैसी आकृति है? ये है समरूप आकृति। समझ में आया? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो ये तीनों आकृतियां क्या है? समरूप है, मेजरमेंट अलग अलग है। ठीक है, ये तीनों आकृतियां क्या है? समरूप है, ये तीनों समरूप हैं। ये तीनों पिक्चर आपके सामने हैं, 1 2 और 3, ये तीनों क्या है? समरूप आकृतियां हैं। पहला तो ये हुआ। अब अगर मैं आपको पूछूं कि भैया जैसे कि मैंने क्या करा, पहले तो बोर्ड का कलर बढ़िया सा ले लेते अपने ना। ठीक है, मैंने आपको बोला कि भैया आपके सामने ये आकृति मैंने बना दी। अरे ठीक है, ये आकृति मैंने बना दी जी सर, बना दी और मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। क्या ये आकृति और ये आकृति क्या दोनों समान है? मुझे बताओ कि क्या ये आकृति और ये आकृति दोनों समरूप है या फिर नहीं है? हालांकि अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो दोनों बराबर हैं, ऑलमोस्ट बराबर है। क्या ये समरूप है? क्या नहीं है। क्यों? सर्कल है, ये ओवल सा बना हुआ है ना, अलग ही आकृति होगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों मुझे ये आकृति देख के बताओ, क्या ये आकृति इनमें से किसी आकृति का सिमिलर है? क्या नहीं है। अब फिर से मैं ले गया भाई, चलो चलते हैं। क्या ये आकृति आपकी सिमिलर है इनमें से? बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बोलूं क्या ये आकृति जो आपके सामने मैंने बनाई है ये इनमें से किसी की सिमिलर है? तो बच्चे बोलेंगे सर इसके हो सकती है। क्या हो सकती है इसके? परंतु है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के बाद है और बिल्कुल ऐसा, और इसमें जबकि बीच में है। ये आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैंने आपसे सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि बेटा ये आकृति मैंने आपके बनाई सामने और ये आकृति मैंने आपके बनाई सामने, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? अरे क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल ये आकृतियां समान है ना, क्योंकि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं और मैं इसको बढ़ाता चलूं, एक ये लो, ये आकृति क्या है? समरूप आकृतियां हैं। तो अब अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो क्या समरूप नहीं है ये? सर समरूप है। क्या है ये? समरूप है। इन दोनों आकृतियों के समरूप है। तो हमारे पास जवाब क्या आया कि ये जो आकृतियां हैं हमारी समरूप हैं। तो ये समरूपता का नियम है। बस सिंपल सी बात है। करेक्ट? इतना समझ में आया आपको? अब इसके बाद बात आती है हमारी सर्वांग सम की, क्योंकि हमने देखो हमने अभी समरूपता का नियम पढ़ लिया, जिसमें देखो अगर भुजाएं, परिमाप है ना, अगर बराबर नहीं हो परंतु वो एक दूसरे शक्ल जैसे दिखते हो या दूसरे की जेरोक्स हो, छोटा बड़ा आकार में फर्क नहीं पड़ता, तो वो आकृतियां क्या है? समरूप है। अब दूसरा आता है सर्वांग सम। तो समरूप और सर्वांग सम में क्या नियम है भैया? देखो सीधी सी बात है, समरूप में अगर आकृतियां छोटी बड़ी हो तो समरूपता का नियम सिद्ध किया जा सकता है। और यदि अगर मैं सर्वांग सम बात करूं तो यहां अगर आकृतियां छोटी बड़ी हुई तो वहां सर्वांग समता का जो नियम है वो काम नहीं करेगा, अर्थात कि वो क्या है? सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या जरूरी है? देखो सबसे पहले मैं वृत्त के फेवर में बात करता हूं। किसके? वृत्त के फेवर में। कि अगर समान त्रिज्या वाले दो वृत्त को अगर मैं कंपेयर करूं, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त को यदि मैं कंपेयर करूं, है ना, तो ऑलमोस्ट ठीक है, दोनों की त्रिज्या क्या है? दोनों की त्रिज्या समान है।
जो व्रत ए और व्रत बी दोनों की त्रिज्या जो है, दोनों की त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, दोनों की त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यदि वो बराबर हैं तो ये दोनों व्रत जो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो देखो व्रत ए सर्वांगसम है किसके, व्रत बी के। तो यहां पर कसौटी क्या थी, व्रतों की त्रिज्या, क्या कसौटी थी, व्रतों की त्रिज्या, यानी अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्रत, ऐसे सभी व्रत जिनकी त्रिज्या समान है वो सारे सर्वांगसम है ना। और सभी व्रत जो सर्वांगसम है वो समरूप है, सभी व्रत जो सर्वांगसम है वो समरूप है, और सभी व्रत वैसे भी क्या है, समरूप है, क्योंकि सबके गोले हैं छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है क्या फर्क, नहीं फर्क पड़ता है ना। तो ये तो था किसका, ये व्रत का नियम था। अब व्रत के बाद बात करते हैं किसकी, हम करते हैं वर्ग की, किसकी, वर्ग की बात करते हैं। तो देखो समान भुजा वाले ठीक है, समान भुजा वाले सारे वर्ग, समान भुजा वाले सारे वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ये दोनों वर्ग क्या है, सर्वांगसम है। समान भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, मतलब कि इसकी भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। वर्ग का फॉर्मूला पता है ना, क्षेत्रफल का 4 है। और यही अगर मैं देखूं, ये भी अगर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो क्या है, दोनों सर्वांगसम है। और सभी वर्ग जो सर्वांगसम है वो क्या है, वो समरूप भी है, क्या है, वो समरूप है। और सभी समरूप वर्ग या सभी समरूप व्रत जो हैं वो सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, सभी वर्ग जो भी जितने भी हैं शेप्स हैं, जितनी भी शेप जो हैं सर्वांगसम अगर वो हैं तो वो समरूप हो सकती हैं, परंतु यदि वो समरूप है तो वो सर्वांगसम होने का नियम कोई भी लागू नहीं होता। तो ये तो था किस पर, वर्ग के आधार। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना समरूप और सर्वांग समता वाला वो आपको समझ में आया, और ज्यादा डिटेल में हम इसकी एक्सरसाइज में करेंगे, है ना। और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है। अच्छा, तो हमारी प्रश्नावली 6.1 अब जो है वो आ चुकी है। क्या है ये प्रश्नावली 6.1, अच्छा लिखा ही नहीं मैंने, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आदमी हूं मैं, है ना। क्या है ये प्रश्नावली 6.1 है ना। सभी व्रत डैश होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो देखो व्रतों की बात करना ना, ये जैसे ये व्रत है मेरे पास, है ना, व्रत है, तो मैंने एक व्रत बड़ा बना दिया, क्या पता है छोटे बनाए, फिर उससे छोटा या बड़ा बना दिया, फिर उसके बड़ा बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, है ना। तो आपके पास लाइव एग्जांपल है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 है। क्या सभी व्रत सर्वांगसम होंगे क्या, तो सर्वांगसम कब होंगे, जब इनकी त्रिज्या जो है वो बराबर होंगी, परंतु इनकी त्रिज्या बराबर नहीं है तो क्या होगा कि भैया सर्वांगसम तो नहीं होगा पर समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। तो सभी व्रत जो हैं वो समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर पीछे से देख के तो लिखे बच्चे लिख लेंगे, परंतु उनको समझना जरूरी है ना कि हाँ कैसे, करेक्ट, ठीक है। अब इरेज थोड़ी होगा ये ना, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि जो सभी व्रत जो है भैया वो समरूप होते हैं, ठीक है ना, सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। अब दूसरा देखो, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। अभी मैंने व्रत के बारे में बताया, क्या बताया कि भैया अगर व्रत जो है वो बड़े छोटे हो, व्रत बड़े छोटे हो तो त्रिज्या अलग हो जाएगी सबकी,
उसी तरह से अगर मैं वर्ग की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अगर वर्ग की बात करूं तो वही है भैया, वर्ग जो है छोटे बड़े हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। हाँ हालांकि ये सर ये रेक्टेंगल बन गया, कोई बात नहीं, मैं वर्ग के फेवर में बात कर रहा हूं तो आप उसको वर्ग ही समझकर करें, ठीक है। छोटे बड़े हो सकते हैं, तो जरूरी है कि सबकी भुजा बराबर हो, परंतु यदि सबकी भुजा बराबर है तो ही ये सर्वांग सम होंगे, अन्यथा क्या होंगे, ये समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अब लिखा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं। देखो समद्विबाहु और समबाहु दो ऑप्शन है हमारे पास। अब इसको कैसे समझाया जाए, बहुत आसान तरीका समझने का। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, क्या, त्रिभुज, है ना, मतलब कि समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु, क्यों, क्योंकि इन दोनों की दो भुजा जो है वो बराबर है। परंतु क्या ये समरूप है, क्या समरूप है, नहीं है सर, ठीक है। ये दो तरबुज, तरबुज नहीं त्रिभुज, अब इनकी ये दोनों भुजा बराबर है, इसकी ये भुजा बराबर है, क्या ये समरूप है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, समरूप है, नहीं है ना। तो मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप होने से रहे, क्योंकि कभी क्या पता कौन सी भुजा बड़ी हो जाए भाई, है ना, और एक भुजा अगर ज्यादा छोटी होगी तो समरूप आकृतियां तो होंगी नहीं। परंतु यदि समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, लंगड़ा हो, जो भी हो, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, वो सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। तो मतलब समबाहु लिखना है यहां। अगला देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है, बात तो सही बोलिए। भुजाओं की समान, भुजाओं की संख्या, सॉरी, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण जो है, यदि उनके संगत कोण जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब समान अनुपात में हो, और उनके आंतरिक जो कोण है, संगत कोण, वो बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी समबाहु बहुभुज त्रिभुज जो है वो, मतलब बहुभुज जो है वो समरूप होते हैं, बात खत्म। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब शायद ये आप खुद ही समझ जाओ कि भैया समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप आकृतियां बताऊं मैं आपको, ठीक है। ये आकृतियां समरूप है, इसको छोड़ के ये आकृतियां क्या समरूप है, ठीक है। ये आकृतियां समरूप है, ठीक है। तो ये तो वो आकृतियां हो गई जो क्या है, हमारे समरूप है, ठीक है, समरूप आकृतियां हो गई। अब बता है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे कि, अरे जैसे कि ये आकृतियां समरूप नहीं है ना, अरे ठीक है, तो हटा दे एक बार। क्या ये आकृतियां समरूप है, नहीं है सर, तो ये आकृतियां समरूप नहीं है, और वो पहले वाली जो आकृति थी वो समरूप थी, बात खत्म, खल्लास। अगला देखो, हमें इसमें पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज जो है वो समरूप है या फिर नहीं है। समरूप
है या फिर नहीं है, इसका फैसला बेटा आप खुद करो। क्योंकि देखो हमने क्या बोला था कि भैया दो आकृतियां जो है उनके मेजरमेंट चाहे बराबर हो या ना हो, परंतु उनकी शक्लें जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। पहली तरफ तो हम देख रहे हैं क्या, संपूर्ण वर्ग देख रहे हैं, है ना, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चतुर्भुज देख रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज। क्या ये दोनों समरूप हैं? नहीं है, आंसर नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब तो देखो यहां पर जो है हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हो चुकी है खत्म। अब प्रश्नावली 6.2 में जाने से पहले आपको दो प्रमेय जो है वो पता होने चाहिए। प्रमेय अगर आपको डिटेल में देखनी है, उसका सॉल्यूशन करके देखना है, तो आपको देखो करना पड़ेगा, आपकी बुक में दे रखी है, वैसे कोई तुरम खा नहीं है। बस आपको क्या करना है कि भैया आपको एक त्रिभुज लेना है। ठीक है, एक त्रिभुज लेना है आपको, और उस त्रिभुज का यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर मतलब कि पैरेलल, पैरेलल दूसरी भुजा, अरे सीधी लाइन खींचूंगा मैं तो, पैरेलल दूसरी भुजा जो है, समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए कि भैया ये जो रेखा है, टेढ़ी नहीं खींची क्या, ठीक है, ये जो रेखा है इसके समांतर ये वाली रेखा, इस रेखा के समांतर जो कि इन दो भुजाओं को, भुजा ए बी और AC को क्या करती है, समान अनुपात में, समान अनुपात में या फिर बराबर बराबर काटती है या फिर विभाजित करती है। ठीक है, तो क्या सिंपल सी बात है ना, कि भैया एक त्रिभुज के पैरेलल अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा इन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, बराबर अनुपात में काटती है, ये प्रमेय है। बस अब इसको सिद्ध कैसे करोगे, तो भैया हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, जैसे ABC है, यहां लिखो D, यहां लिखो E, तो हमें सिद्ध करना होगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, है ना। हालांकि प्रमेय आपसे बहुत कम पूछी जाती है, परंतु सवालों में आपको ये पूरा इतना लंबा चौड़ा जो प्रमेय का इतिहास है, इसको लिखने के बजाय आप ये लिखोगे कि अतः प्रमेय 6.1 के द्वारा ये जो है सिद्ध होता है, बात खत्म, है ना। तो हमारा जो लंबा वाला एक एक्सरसाइज होगा ना, हाथ से लिखने वाला, पूरा करने वाला, हालांकि उसमें कैलकुलेशन नहीं है, परंतु हमें सिद्ध करना है, उससे बच जाते हो। और कभी कभी अगर प्रमेय पूछ ली जाए तो उन सवालों से तो बेहतर है। क्या करना होगा आपको कि भैया पहले त्रिभुज लोगे, फिर इसको बराबर में डिवाइड करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री का लंब बनेगा, फिर इन सारे त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर क्षेत्रफल क्या करोगे, इन सभी का क्षेत्रफल जो है वो बराबर आएगा, मतलब कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एक पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं समझे, मतलब कि सामान्य भाषा में मैं बोलूं कि आपसे क्या करवाया जाएगा, आपको इस त्रिभुज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, पहले एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, इन तीन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा, मतलब कि सभी के आपस में बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, ये दोनों जो है बराबर अनुपात में काटी गई है। बस यही प्रमेय है। तो आई होप कि प्रमेय 6.1 आपको समझ में आई है, कुछ नहीं है, ये लाइन आपको याद रखनी है, बात खत्म। अब देखो वैसे ही जिस प्रकार से प्रमेय 6.1 है भाई, कहते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए समांतर रेखा खींची जाए तो इन दो भुजाओं को क्या समान अनुपात में विभाजित करती है। बिल्कुल उसी तरह प्रमेय 6.2 की यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि अभी बताया, यदि एक त्रिभुज को कोई रेखा है ना, यदि उनको समान अनुपात में विभाजित करती है, यदि ये रेखा जो है
है ना। ये रेखा जो है इस त्रिभुज की इस भुजा और इस भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, तो ये जो रेखा है ये इसके समांतर होगी, मतलब कि प्रमेय 6.1 का उल्टा प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.2 का उल्टा प्रमेय 6.1। बात खत्म। तो इसी के साथ हमारे ये जो क्वेश्चन है वो होता है यहां खत्म। जाने से पहले आपको क्लास 10th मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब पे लिखना है, सर्च करोगे चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और यहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट जो है आपकी मैथ्स की आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।